Hello friends, now I'm going to start the new topic. Topic name is viscosity. Viscosity means गाढ़ापन। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड सब्सटेंस है या कोई लिक्विड सब्सटेंस हमारे पास में है तो वो लिक्विड सब्सटेंस कितना गाढ़ा है। अगर उसकी एक साइंटिफिक लेवल पर या एक माइक्रो लेवल पर उसकी टेस्टिंग की जाए तो हमें उसकी जो लेयर्स होती हैं फ्लूइड्स में, जो लेयर्स होती हैं आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारा कोई ये फ्लूइड है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा सरफेस हो गया, इसके ऊपर ये फ्लूइड क्या कर रहा है, हमारा फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो डिफरेंट लेयर्स हैं, इन लेयर्स में जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है, मतलब लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट होता है, वो रेजिस्टेंस जो होता है वो विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लूइड हमारा जितना विस्कस होगा, जितना गाढ़ा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मीन्स फ्लूइड को फ्लो करने में उतनी ही ज़्यादा कठिनाई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है हमारी। इट जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फोर्स टेंडिंग टू कॉज द फ्लूइड टू फ्लो। यानी कि फ्लूइड जो है हमारा, अगर किसी सरफेस पे से वो फ्लो करना चाहता है, ठीक है, और वो अगर फ्लो नहीं कर पा रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक रजिस्टिंग फोर्स उस फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके बीच में लग रही है। और वो किसकी वजह से लग रही है? क्योंकि वो फ्लूइड क्या है हमारा, विस्कस है, यानी कि गाढ़ा है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, हमारे पास वाटर होता है, वाटर हमारा कैसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी कि विदाउट एनी प्रॉब्लम वो क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पे मरकरी लेके आते हैं, तो हम सभी जानते हैं मरकरी क्या है, हमारी मेटल है, बट लिक्विड स्टेट में वो पाई जाती है। तो मरकरी क्या है? एक विस्कस सब्सटेंस है, फ्लूइड है, बट क्या है, विस्कस फ्लूइड है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, तो मिल्क भी क्या है, एज़ कम्पेयर टू वाटर विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की जो विस्कोसिटी है वो हमारी वाटर की विस्कोसिटी से भी बहुत ज़्यादा कम होती है। यानी कि अगर वाटर को और फ्लूइड पेट्रोल को हम क्या कराएं, फ्लो कराएं, तो जो फ्लो करने की कैपेसिटी होती है वो पेट्रोल की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। ओके, और कैरोसिन ऑयल में भी यही होता है, ठीक है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ इस टॉपिक को हम थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। मैं इसकी एक और डेफिनेशन आपको देना चाहता हूँ जो साइंटिफिकली या फिर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो वो क्या है हमारी, इट इज़ अ, मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो। यानी कि ये क्वांटिटेटिव मेज़र है हमारा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लूइड है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फ्लूइड को फ्लो करने में किस तरीके से अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ओके, तो उसको आगे लिखते हैं हम। सो इट रिलेट्स द स्ट्रेन रेट एंड लोकल shear stresses इन मूविंग फ्लूइड। मीन्स जो विस्कोसिटी है हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड सब्सटेंस है और वो फ्लो कर रहा है तो उसकी लेयर्स के बीच में कितना स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है और कितना वहाँ पे shear स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है उस फ्लूइड सब्सटेंस की विस्कोसिटी पर। ओके फ्रेंड्स, सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, मैं राइट कर देता हूँ उसको यहाँ पे। सो इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई द कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? ये एक ऐसी फोर्स है जो एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है और उनको जॉइन करने का प्रयास करती है। ओके, देन इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई द कोहेसिव फोर्स ऑफ फ्लूइड्स एंड इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। और क्या है, ये इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स से भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इट। और जो हमारा लिक्विड सब्सटेंस है या फ्लूइड सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे भी ये क्या होती है, अफेक्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, देन मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्लूइड की विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं ताकि हमें डेरिवेशन बनाने में थोड़ी हेल्प मिले। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेयर है और मैं यहाँ पे
फ्लूइड की एक सेकंड लेयर बना रहा हूँ। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यानी कि लेयर्स की ये पैरेलल लाइंस है, वो पैरेलल लाइंस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ताकि हम ये बता सकें कि जो हमारी लेयर्स होती हैं क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जब हम जानते हैं फ्लूइड की जो नीचे वाली लेयर होती है ये थोड़ा सरफेस से चिपक कर चलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स नहीं होती, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स होती है। अगर हम बात करें फ्लूइड जो है हमारा, अगर वो सरफेस से मिलकर चल रहा है तो सरफेस हमारा क्या है, सॉलिड है, लेकिन फ्लूइड हमारा क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है या फिर फ्लूइड सब्सटेंस है, मे बी गैस हो सकती है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब सब्सटेंस हो गए यहाँ पे, तो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो ये पे क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारी सपोज फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये हमारी सेकंड लेयर है। तो सेकंड लेयर के और फर्स्ट लेयर के बीच में हमें मोशन देखने को मिलता है, तो वो मोशन क्या होगा, सरफेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एंगल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ये एंगल मैंने यहाँ पे मान लिया डी बीटा, ओके। और जो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है पोजीशन से और इस पोजीशन के बीच में, तो इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ये हमारी क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर है, तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट पी मान लेता हूँ और इसको सी। तो ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है ये हमारा क्या है, डी एक्स है, क्योंकि हमारा ये सब्सटेंस फ्लूइड सब्सटेंस है, तो हम यहाँ पे एक्स नहीं ले सकते, हम यहाँ पे इसको एक माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल एक्स लिया, ठीक है। तो डी एक्स यहाँ पे लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ ताकि हम यहाँ पे आपको वेलोसिटी के बारे में बता सकें, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक एंगल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो u है वो होगा बराबर v के, क्योंकि फ्लूइड हमारा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कंटिन्यूसली मूव करेगा तो उसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है तो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ इसको सरफेस पे, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ से ये सब्सटेंस सरफेस से टच होकर चल रहा है, लेकिन अपर लेयर में क्या है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारी अपर लेयर है वो क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है ताकि वो सब्सटेंस को या फ्लूइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करा सके, मूव करा सके, ठीक। एंड हमें यहाँ पे जो ये अपर लेयर दिख रही है, हमें यहाँ पे इसको डिस्प्लेस होने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, तो हम इस टाइम को मान लेते हैं डी टी, ओके फ्रेंड्स। देन अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम। जैसे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हमारा यू जीरो था, तो यू ने थोड़ा थोड़ा हम क्या किया, वेलोसिटी में यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वेलोसिटी मेजर करते हैं, अगर सपोज हमारे यहाँ पे यू था और यहाँ पे हमारा वी था, तो हम जानते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट पहले से ही, या फ्लूइड की जो फर्स्ट लेयर है पहले से अगर मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाती है। देन और ये हम जानते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारी क्या है, कि स्टेबल लेयर है, स्टेबल लेयर है, तभी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सरफेस से डायरेक्टली अटैचमेंट है, ठीक है। और ये हमारी क्या शो करती है, वेलोसिटी प्रोफाइल शो करती है, वेलोसिटी प्रोफाइल को शो करती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अपनी मूविंग लेयर कह सकते हैं या मूविंग प्लेट कह सकते हैं, ठीक है, मूविंग प्लेट या मूविंग लेयर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। देन अब मैं एक छोटा सा यहाँ पे नोट देना जा रहा हूँ, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, अज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, अज्यूमिंग लीनियर
वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो लीनियर वेरिएशन क्या है? लीनियर वेरिएशन का मतलब है जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी एक लीनियर पाथ पे हो रही है। लीनियर पाथ मतलब एक स्ट्रेट पाथ पर हो रही है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देन हम यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब हमने यहाँ पे डी बीटा लिया है, यानी कि जो यहाँ पे एंगल लिया है, एंगल हमारा क्या है? एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में हमें जो डिफॉर्मेशन देखने को मिलती है, या हमें जो ये खिंचाव देखने को मिलता है, ये ड्यूरिंग, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे डी एक्स हुआ है और एंगल ये हमें देखने को मिला है, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो हमें गैप देखने को मिला है, इसको गैप को लगने में कितना टाइम लगा? तो हमने टाइम यहाँ पे कितना लिया था? डी टी लिया था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं हमारे? एक ये ट्राइंगल हमारा है और एक ट्राइंगल हमारा है। तो दोनों क्या है? सिमिलर है, क्योंकि हमने उनको सिमिलर वे में, यानी कि अगर बात करें तो मैंने ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल ली है, तो सीधी सी बात है ये दोनों वर्टिकल हैं और ये गैप भी हमारा सेम रहा होगा। तो क्या हो जाएंगे? एंगल हमारे, ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। देन द वेलोसिटी एट डिस्टेंस y। अब ये y डिस्टेंस क्या है? y डिस्टेंस, इसको हमने y डिस्टेंस मान लिया। अगर मैं यहाँ पे एक लेयर लेता हूँ तो ये हमारी क्या होगी? y डिस्टेंस होगी, और ये हमारी फ्लूइड की कैपिटल L डिस्टेंस होगी फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। ओके, देन फ्रॉम बॉटम, यानी कि हमने जो y डिस्टेंस ली है कहाँ से ली है? बॉटम साइड से ली है। ठीक है, या फिर बॉटम प्लेट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या है? स्टेबल है। बॉटम प्लेट में यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टेबल प्लेट या स्टेबल लेयर, स्टेबल लेयर। ओके, अब यहाँ किसकी बात कर रहे थे? डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया हमारा? देन द वेलोसिटी q विल बी इक्वल टू y अपॉन l इंटू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि y क्या है हमारी यहाँ पे? स्मॉल डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम लेयर टू मिडल लेयर, एंड l क्या है हमारी? बॉटम लेयर से अपर लेयर के बीच की टोटल डिस्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, देन अब हम क्या कर सकते हैं? इसको v को अपॉन v लेकर जाते हैं यहाँ पे, u अपॉन v इज इक्वल टू y अपॉन l। ये हमारे दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के डायरेक्टली इक्वल हो जाते हैं। ओके, एंड देन हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो डाउन लेयर है उस पर वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है, और जैसे जैसे हम अपर लेयर की तरफ बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हमारा जो u है या वेलोसिटी है वो लगातार हमारी बढ़ती चली जाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। मींस अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे जैसे y हाइट ली थी, तो y हाइट पर हमारी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो हमारा बराबर होगा वेलोसिटी अपॉन टोटल लेंथ। यानी कि अगर हमने यहाँ पे कोई टोटल लेंथ l ली थी पहले, उसके क्या होगा? इक्वल होगा। देन हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर इनिशियली स्मॉल एलिमेंट, मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट बना लेता हूँ अपना, ये मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट बना लिया इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी? हमारी dy हो जाएगी। फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट
छोटे स्मॉल के लिए हमारी जो ये हाइट होगी इसकी वो हमने dy रख ली यहाँ पे, और जो उसकी वेलोसिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज आ रहा है, हमने क्या रख लिया यहाँ पे d0 रख लिया है। तो उसके लिए फॉर इनिशियली स्मॉल एलिमेंट देन द वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी v अपॉन लेंथ l, एंड देन द डिस्प्लेसमेंट by the particles of layer of fluid from point P, हमने यहाँ पे पॉइंट P लिया था और पॉइंट C लिया था, देन पॉइंट P टू C ड्यूरिंग dt टाइम। तो हमारा वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt मल्टीप्लाई v वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, एंड देन हमारा बराबर होगा इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। ओके, सो tan d बीटा इज इक्वल टू dx अपॉन l, और हम जानते हैं कि जो हमने यहाँ पे एंगल लिया है d बीटा, ये हमारा छोटे लेवल पे, हमें अगर छोटे एलिमेंट के लिए हम उसको मेज़र करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा सिमिलर होगा, tan d बीटा विल बी सिमिलर टू d बीटा फॉर स्मॉल एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको लिख सकते हैं d बीटा इज इक्वल टू dx अपॉन l, देन put the value of dx from इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 3। तो हमारा d बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इस dx की जगह क्या रख लेते हैं, dt मल्टीप्लाई v रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा dt मल्टीप्लाई v अपॉन l, जो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बीटा इज इक्वल टू dt मल्टीप्लाई v अपॉन l। और ये हमने भी देखा था पीछे हमारा किसके बराबर था ये, बिकॉज v अपॉन l इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं यहाँ पे d बीटा इज इक्वल टू dt मल्टीप्लाई du अपॉन dy। ओके, एंड d बीटा अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ओके फ्रेंड्स, इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारा हो गया ये, एंड फॉर एंगुलर डिफॉर्मेशन rate is equal to the velocity gradient, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन है किसके साथ, समय के साथ, यानी कि द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन वो हमारा बराबर होगा किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ओके फ्रेंड्स, एंड according to the Newton's law of viscosity, according to the Newton's law of viscosity, the rate of deformation is directly proportional
to the shear stress developed in between the layers of फ्लूइड। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूटन ने में क्या कहा था कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट लेयर्स हैं, उनके बीच में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया है, तो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। देन जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा डी बीटा अपॉन डी टी के, डी बीटा अपॉन डी टी के। और बिकॉज हम यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डी बीटा अपॉन डी टी हमारा बराबर है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, हम जानते हैं, अभी हमने इसको सोल्व किया है। ये डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए कराया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा डी यू अपॉन डी वाई के। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमें वैल्यूज़ में कंपैरिजन करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटा देते हैं, तो उसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इक्वल टू के साथ। तो हमें यहाँ कम से कम कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है, तो कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, म्यू रख लेते हैं। देन और टाउ इज इक्वल टू, इसको हम टाउ कहते हैं, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी वाई। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बिटवीन द लेयर्स वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा यहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ओके फ्रेंड्स, देन गुड बाय, टेक केयर।